अ, हमारे साथ हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोल इंडिया की जेबीसीसीआई के सदस्य और कोयला श्रमिक सभा नागपुर के एक बड़े लीडर शिव कुमार यादव जी उपस्थित हैं। अब आज हम शिव कुमार यादव जी से कोल सेक्टर की गतिविधियां, डब्ल्यूसीएल की गतिविधियां और आने वाले स्ट्राइक को लेकर चर्चा करेंगे। तो यादव जी, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि 9 जुलाई को देशव्यापी 10 ट्रेड यूनियन के द्वारा एक स्ट्राइक रखी गई है। कोल सेक्टर और स्पेशली आप डब्ल्यूसीएल से बिलोंग करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा उस स्ट्राइक का, क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना और इसमें बुलाया। कोयला उद्योग ऐसे भी भारत की रीढ़ की हड्डी है और कोयला उद्योग में हड़ताल होना अपने आप में देश के लिए एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। और आज की डेट में हमारा जितना कोयला मजदूर है, अब उनके ऊपर में जब खुद जो वार कर रही है ये सरकार, तो उसके खिलाफ में बिल्कुल आगे आएगा। और कोयला मजदूर इस बार हड़ताल में जाने का पूरा मन बना के बैठा हुआ है, क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी का या किसी संगठन का मामला नहीं है। ये हमारे जो पूरा का पूरा जो कामगार वर्ग है, कोयला मजदूर के साथ में पूरे देश के जितने वर्ग हैं, उनके ऊपर में ये कठोर वार किया है ये सरकार ने। और अगर ये गलती से भी ये चारों कोड लागू कर दिया गया रहता, तो आज हमारे कई लाखों कामगार, जिनको जो छोटा मोटा पहले जो अधिकार थे उससे भी वंचित कर दिया जाता। तो मुझे लगता है कि अपने आप हम लोग फिर से वो अंग्रेजों के ज़माने में जिस तरह कंडीशन थी, वो कंडीशन हमारी 6-7 महीने बाद में, साल भर बाद में वो होने जाती थी। यानी हमको ना तो काम करने का इसमें कोई छूट रहती कि 8 घंटा करेंगे कि 18 घंटा करेंगे कि 12 घंटे, कितना काम करेंगे कि वो उसका कोई नहीं रहता। जो मैनेजमेंट चाहती या जो हमारा पूंजीपति मालिक रहता, वो जो चाहता वो अपनी मर्जी से करता। ना तो हमारी कोई सुरक्षा के ध्यान देने वाला है, ना कोई हमारे आरोग्य के इसमें ध्यान रखने के लिए कोई बैठा है, ना कुछ भी। जो जितना हमारे जो सीनियर नेताओं ने अपना बलिदान देके मेहनत करके जो हम लोगों को न्याय दिलाया था, अधिकार दिलाया था, वो सब ये सरकार एक साथ छीनना चाहती है। उसके खिलाफ में हमारे पूरे कोयला मजदूर एक साथ इकट्ठा होकर उम्मीद है कि 9 तारीख की स्ट्राइक को उसको मतलब सक्षम होकर आगे बढ़ चढ़ कर डब्ल्यूसीएल में कितने प्रतिशत सफल होगी हड़ताल? डब्ल्यूसीएल में कितने परसेंट होगी ये आपको भी मालूम है कि आप पूरे इसमें से जितने बार भी स्ट्राइक हुई होगी, सबसे बेहतरीन अगर कहीं स्ट्राइक होती है तो डब्ल्यूसीएल में ही होती है। बाकी जगह सब आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूसीएल एक बार अगर खड़ी हुई तो बैक नहीं होती है, कभी पीछे नहीं होती है। और अभी हम जो चारों संगठन है, उन्होंने एक साथ एक सुर पे बोला है। अभी बिल्कुल जो आज की डेट में तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि डब्ल्यूसीएल का 100% आंदोलन सक्सेस रहेगा और 9 तारीख की हड़ताल पूरी तरह से कामयाब रहेगी, ये उम्मीद है। हमको संख्या से ज़्यादा हमको वहाँ का प्रोडक्शन, वहाँ का उत्पादन और जो डिस्पैच है वो रुक जाना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सरकार को आप कितने लोगों की हाजिरी लगी कि नहीं लगी वो मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि डिस्पैच हुआ कि नहीं, उत्पादन हुआ कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें भी पूरा ध्यान है कि सरकार हम पे कितना भी दबाव मेंटेन कर ले, लेकिन हम उसमें हमारे कामगार पूरी तरह से सक्षम है। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की, बिल्कुल वो ईमानदारी से आंदोलन करेगा, क्योंकि ये उनके ऊपर का मामला है। यादव जी, अभी देखने में आया कि जो कमर्शियल कोल माइनिंग है, जो कमर्शियल कोल माइनिंग के तहत जो ऑक्शन, खदानों के ऑक्शन हो रहे हैं, इसमें कोल इंडिया की सब्सिडीज भी भाग ले रही हैं। चूँकि डब्ल्यूसीएल को भी हाल ही में एक कोल ब्लॉक कमर्शियल माइनिंग के ऑक्शन के थ्रू मिला, अलॉट हुआ 11वें चरण में। 12वें चरण में डब्ल्यूसीएल की भागीदारी फिर हो रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या डब्ल्यूसीएल को, जो ऑलरेडी कोल सेक्टर का एक पार्ट है, उसको ऑक्शन में भागीदारी क्या जरूरत पड़ रही है? क्या उसको सीधे कोल माइंस नहीं मिलनी चाहिए? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। और आप देखेंगे कि हमारा जो डब्ल्यूसीएल ने पहली बार, जो हमारे पब्लिक सेक्टर का इसमें है, हमारा सीआईएल का एक पार्ट है, वो पहली बार ऑक्शन में जाकर एक खदान को लिया है उमरेड क्षेत्र के इसमें से। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता कि इस भारत सरकार में, जहां हम पर इतनी पाबंदियां लगी हुई है कि हम कोयला उत्पादन करेंगे और उस उत्पादन का 80% कोयला हम सरकार के आदेश अनुसार हम पावर प्लांट को देंगे, चाहे वो प्राइवेट रहे या सरकारी, और उसका जो कीमत है वो भी सरकार तय करेगी। तो हमारे ऊपर पूरी पाबंदियों के साथ में
पूरा का पूरा सरकार अपना हंटर चलाती है, और हम जो खुद सरकारी कंपनी होने के बावजूद हमें एक व्यापारियों के साथ में खड़ा करके जो खदानें अगर हमको अलॉट करी जा रही है, तो इससे ज़्यादा बुरे दिन कुछ नहीं हो सकते हैं। मैं इसका सबसे पहले अपने एचएमएस के हमारे नेता हरभजन सिंह सिद्धू साहब से पूछकर सबसे पहला विरोध, आपने देखा होगा कि जैसे वो खदान के इसमें बीट करने के लिए हमारे WCL ने किया था, मैंने तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन दिया था, और बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, मेरा न्यूज़ चैनलों में भी, पेपर में भी आया था कि बिल्कुल नहीं, हमारे जितने भी कंपनी है, BCCL, ECCL, CCCL, SECL, WCL, ये जो कोल इंडिया के जितने पार्ट हैं, इनको जितनी हमारी अच्छी खदानें हैं उनको बिना शर्त जो आज तक होते आया है उन्हें अलॉट कर देना चाहिए। लेकिन ये सरकार की एक नई गंदी नीति आई है जिससे जानबूझकर हम लोगों को स्पर्धा में भेज रहे हैं। तो स्पर्धा एक तरफा नहीं होती है। यदि आप हमको कंपटीशन में अगर खदान देना चाहते हैं तो हम पे जिस तरह से जो बाकी लोगों के ऊपर में पूरी छूट दे के रखे हैं, वो छूट भी हमें दे दीजिए। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम फिर आपसे ऑक्शन में ही खदानें लेंगे, और जो कोयला है हम भी वो ऑक्शन में देंगे, जिसको जो रेट पटेगा हमसे कोयला ले लें। फिर उस पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं हम पे? अपने आप समझ में आ जाएगा कि सरकारी और गैर सरकारी में क्या फर्क होता है। जिस तरह आपने प्राइवेट खदान अलॉट की है, उनको MDO मोड में चला रहे हैं, वो कोयला उत्पादन कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से आपको पावर प्लांट को कोयला जो दे रहे हैं और बाकी ऑक्शन कर रहे हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, किस तरह सेफ्टी का, उसका कोई माई बाप नहीं है। वैसे हमको छूट दे दिया जाए, फिर देखिए। लेकिन ये तो अपने आप में देश की एक जो बनी बनाई प्रथा है और जो सिस्टम है, उसको हम लोग कोलैप्स करके एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया है। यादव जी, आप JBCCI के एक सक्रिय सदस्य हैं, और JBCCI में एक प्रावधान है 940 मेडिकल अनफिट, जो मुझे लगता है 2017 से शायद इस मेडिकल अनफिट का लाभ जो है कोयला कामगारों को नहीं मिल रहा है। लेकिन कोल इंडिया ने ऑफिशियली किसी प्रकार से इसे बंद करने की नहीं घोषणा की है, ना कोई सर्कुलर जारी किया। बावजूद इसके लगातार ये संसद में भी मांग उठ रही है 940 को, आप भी लोग आवाज उठा रहे हैं। HMS का क्या स्टैंड है और क्या 940 को लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए तो सबसे महत्व का मुद्दा है। 940 बड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान के कई जितनी सरकारी गैर सरकारी कंपनी में इकलौता तो ये हमारे पास में एक सहयोग करने के लिए बेचारे जो हमारे वर्षों से कामगार मेहनत कर रहे हैं, विपरीत स्थिति में काम करते हैं, कुदरत के खिलाफ में जाकर काम करते हैं, और किसी कारणवश अगर वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं, काम करने योग्य नहीं रहते हैं, तो उनके परिवार को पालन पोषण के लिए उनके आश्रित को रोजगार देने का एक ये माध्यम था। लेकिन ये इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। डायरेक्ट तो किसी ने आज तक के उसको खत्म नहीं किया है, लेकिन बोर्ड भी नहीं हुआ है, उन्होंने बोर्ड को रोक के रखा है। यह मामला WCL से ही स्टार्ट हुआ है। 2015 में किसी सांसद महोदय जी ने कंप्लेन किया था कि WCL में 940 बोर्ड जो हुआ है उसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ, जिसकी कंप्लेन के बाद में वहां पे CBI की इंक्वायरी बैठ गई। WCL के पिछले 2015 से 2017 तक के या और उससे पहले 12 से लेके 17 तक जितने मेडिकल बोर्ड हुए थे, वो सब पे उन्होंने CBI ने लगातार 4 साल तक इंक्वायरी किया। उस पे बहुत बड़े लेवल पे जब जो CBI तो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमारी संस्था है जो पूरी तरह से इंक्वायरी करती है, उन्होंने स्वतंत्र संस्था ने अपना इंक्वायरी किया। और आपको बताते हुए बड़ा खुशी की बात है कि लेकिन वो पूरी इंक्वायरी में जिसपे डॉक्टरों के द्वारा फिर से वो जिनको मेडिकल अनफिट कर दिया गया था उनकी फिर से जांच की कराई गई थी, और पूरे पेपर चेक करने के बाद में एक भी अधिकारी या एक भी किसी केस को वो बोगस नहीं पाया और क्लीन चिट दे दी। लेकिन इस बीच में WCL का CBI की इंक्वायरी के नाम पे कोल इंडिया ने बिना कारण पूरे के पूरे कोल इंडिया में 940 2017 से उन्होंने मेडिकल बोर्ड करना बंद करा दिया। अब बंद कराया सिर्फ ये बोलकर कि भाई CBI इंक्वायरी चल रही है, बहुत बड़ा मामला बिगड़ा हुआ है, इसको जैसे जब वो डिसीजन हो जाएगा उसके बाद में हम करेंगे। लेकिन इसका कोई कुछ नहीं करा पाया। लेकिन आपकी जानकारी में बताएं, हमारे इसमें 10वें वेज बोर्ड में ये मामले में ऑलरेडी ये सबके सामने बहस हुई थी कि भाई जब इसमें CBI इंक्वायरी हो चुकी है और इसके हिसाब से जब कोई मामला नहीं बनता है तो जो हमारा प्रावधान है उसको लागू रहने दिया जाए। और वो तो उस समय JBCCI 10वें में हमारे संगठनों के साथ में जो समझौता हुआ था उसमें आप देखेंगे बाकायदा उसमें लिखकर है
कि 940 के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जबकि जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, उस पर बोल दिया गया था कि भाई एक कमेटी बनाई जाएगी और वो चंद महीनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और वो रिपोर्ट जैसे आएगी उसके बाद में उसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। कोल इंडिया की मैनेजमेंट ने उसको गोल गोल घुमाकर 10वां बेच बोर्ड के बाद में 11वां भी आ गया, 11वां के उसमें भी अभी 12वां आने की कगार पे 2026 में अपने आप अपने पास में 12वें का उसमें अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज तक के उस कमेटी की बैठक एक बार बुलाई गई थी, दोबारा कभी बुलाई नहीं गई और बिना कारण झूठ बोल बोलकर मैनेजमेंट गुमराह करके उस केस को रोक के रखा है। और हिंद मजदूर सभा, क्योंकि कोयला उद्योग में प्रथम क्रमांक की यूनियन है, तो हम लोग अपनी जवाबदारी को समझते हुए हमारे सभी सम्मानित जितने जेबीसीसीआई के सदस्य हैं और अल्टरनेट मेंबर और बाकी भी पदाधिकारी हर फोरम में जहां जिनसे जम रहा है पूरी ताकत से 940 बोर्ड को तुरंत में बिठाया जाए और सभी जितने भी बीमार हमारे साथी है कामगार भाई, उनको आश्रितों को रोजगार दिया जाए, उनको अनफिट करके, ये बिल्कुल हम लोग मांग कर रहे हैं। और आपकी जानकारी में दे दूं, जो 3 तारीख की बैठक हमारी हरिद्वार इसमें अपना ऋषिकेश में हुई थी, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के सदस्य के नाते मैं वहां पे था। आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल में पहली बार ऑफिशियली रिकॉर्ड में फिर से 940 के लिए उस पे कई घंटे तक, 1 सवा घंटे तक बहस करके उस मामले को वापस लाया गया कि भाई आप वो कमेटी को इमीडिएटली या तो पुरानी वाली जो है उसको फिर उसकी बैठक करवाए, नहीं तो आप नई कमेटी बनाकर उसका तुरंत निर्णय कराकर उसको लागू किया जाए। ये मांग किया हूं, उसको लिखित में वहां करने लगाया हूं। आने वाले दिनों में उसका मिनट्स जब आ जाएगा आपके सामने, वो मैं उस पर रखूंगा। ये एचएमएस के इसके द्वारा, ना कि और किसी संगठन ने उस पर बोला। बाकी सहयोग तो सभी करेंगे क्योंकि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, लेकिन हमारे हरबचन सिंह सिद्धू साहब के इस आदेश अनुसार हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि बिल्कुल हमारा एक भी मामला, जो हमको सुविधाएं मिल रही थी, और ये तो हमारे लोगों की जिंदगी का मामला है, पूरे परिवारों का, यानी एक जन की नौकरी का मतलब कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं, तो ये कई लोगों के रोजगार का मामला है। तो इसको हम लोग कोई भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते और इसको कोई भी हालत में हम लोग पूरी कोशिश करके करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको चालू कराया जाए। कोल मिनिस्ट्री द्वारा एमडीओ की पॉलिसी लाई गई है और इस एमडीओ की पॉलिसी को लेकर अभी हाल ही में इसी दीपिका में भारतीय मजदूर संघ के कोल प्रभारी श्री लक्ष्मण रेड्डी जी ने कहा था कि बीएमएस इसका पुरजोर विरोध करेगा। इसके बाद झारखंड में भी उन्होंने इस बात को दोहराया, पुरजोर विरोध करेगा, लेकिन बीएमएस का विरोध कहीं सामने नहीं दिख रहा है। एचएमएस एमडीओ को लेकर क्या सोचता है कि एमडीओ की पॉलिसी बनी रहनी चाहिए या इसका विरोध होना चाहिए? नहीं, एमडीओ एक नाम है, ये तो सरकार का एक नया तरीका है। एक सीधी तरीके से ये व्यापारियों को हमारे कोयला उद्योग को बेचने का नया फंडा ढूंढते रहते हैं। कभी बोलते हैं पब्लिक शेयरिंग के नाम पे, कभी एमडीओ के नाम पे, कभी प्रॉफिट शेयरिंग के इस पे से, फिर इससे पहले वो बोले कि नहीं हम इसको कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे चलाएंगे। कई बातें अलग अलग तरीके, लेकिन घूम फिर के बात एक ही है कि पूरी तरह से जो हमारे लाखों कामगार हैं उनको हटाकर ठेका मजदूरी के थ्रू बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये खदानें देना चाहते हैं। और वो एमडीओ के नाम पे अगर आप देखेंगे तो कौन लोग एमडीओ के नाम पर काम कर रहे हैं वो आपको दिख जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं। 100% एचएमएस इसके खिलाफ में है और हम लोगों से जितना प्रयास हो रहा है उसको हम लोग पूरी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। रही बात आपने जो संगठन की बात किया, वो तो सरकार का संगठन है, अब उनकी तो मजबूरी है। वो आपने अगर उनसे पूछा तो वो बोलेंगे हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध किसका करेंगे? खुद जब सरकार में बैठे हैं, सब लोग पद लेकर बैठे हैं, तो अपने खिलाफ में क्या बोलेंगे? अगर उनको किसी ने तो रोका नहीं, अगर वो चाह लेंगे जिस दिन विरोध करने हम लोगों के साथ में इकट्ठा हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है जिस दिन वो भी अगर बीएमएस आगे आ जाएगी तो चारों संगठन उनके साथ में खड़े रहकर तुरंत में वो एमडीओ जितना है स्कीम का उसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन सामने तो आए, बातें करना, बोलना और फिर बाद में वो होना अलग बातें हैं। यादव जी, अभी हाल ही में 9 तारीख की स्ट्राइक को लेकर भारतीय मजदूर संघ के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बी सुरेंद्र जी ने एक अंग्रेजी अखबार को साक्षात्कार दिया और उसमें कहा कि हम 9 तारीख की स्ट्राइक का ना समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज, उन्होंने भी कहा साथ में कि जो इश्यूज 9 तारीख की स्ट्राइक में उठाए गए हैं, चाहे वो 4 लेबर कोड हो या सोशल सिक्योरिटी कुछ इश्यूज है, वो इश्यूज उनके भी हैं, लेकिन बीएमएस
सरकार से अपनी तरफ से अलग से बात इस पर चर्चा कर रहा है। तो इस स्ट्राइक में यदि उनके भी इशू इस तरह के कुछ हैं तो बीएमएस साथ में क्यों नहीं है या उनको क्यों नहीं लाया गया सर? देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल का तो मामला है, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझता है मैं इसमें एक ही कहूँगा कि देश के हित में और कामगारों के हित में 11 जो संगठन है, 11 संगठनों को एक साथ रहने की जरूरत है। 10 संगठन एक साथ अगर विरोध कर रहा है तो बीएमएस उसकी अच्छाइयाँ बता दे कि भाई ये जो 4 कोड है इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो बता दे। अगर हमारे जो 10 जो वरिष्ठ नेता है उनको वो बीएमएस वाले ही समझा दें तो हम उनके साथ में खड़े हो जाएं। लेकिन उनको खुद को बीएमएस को मालूम है कि ये चारों कोड जो आ रहे हैं वो पूरी तरह से कामगार विरोधी है, लेकिन मजबूरी उनकी है कि वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अगर सपोर्ट करेंगे तो कामगार उनको छोड़ेगा नहीं और विरोध करेंगे तो सरकार नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये दुविधा में रहकर ना तो उनका ये जवाब है कि ना तो हम सपोर्ट करेंगे ना तो हम विरोध करेंगे। तो इस तरह से अपने आप को देश की सबसे बड़ा संगठन बोलने वाले को ये तो बोलने का हक ही नहीं है। भाई बात सीधी सी है कि आपको ये चीज पसंद है या जायज है तो आप सपोर्ट करिए और गलत है तो विरोध करिए। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई हम इनका विरोध नहीं करेंगे, इसका मतलब आपके नजरों में ये बिल गलत है, क्योंकि अगर बिल सही है तो आप खुला समर्थन करना चाहिए था कि नहीं भाई ये बिल सही है, 10 संगठन के जो लोग हैं ये गलत बोल रहे हैं, आमने सामने बहस करवा लें। हमारे तो नेता जितने जो राष्ट्रीय नेता है वो तो खुला आह्वान कर रहे हैं कि भाई देश के जो मंत्री महोदय जी हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया है वो खुला मंच कर दें। भाई अगर देश के हित में अगर मामला है तो कौन संगठन का नेता है जो देश के खिलाफ में जाएगा? भाई कामगारों के हित के अगर इसमें है तो कौन विरोध में जाएगा? एक संसद के बाहर में एक आम जनता के बीच में हमारा एक मंत्री महोदय जी और पूरे 10 संगठन के नेताओं के साथ में खुले मंच पर बिठाकर आमने सामने बहस करा लें और वो साबित कर दें हमारे नेताओं के पास कि भाई उनका बिल सही है, तो बात खत्म। कोई आंदोलन नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन करना तो कुछ है नहीं। बीएमएस क्यों नहीं करती है मध्यस्थता? बीएमएस को कर लेना चाहिए, 10 यूनियन के तरफ से वो आ जाए मध्यस्थता करने के लिए कि भाई हम सरकार को पिटा रहे, आप लोग बैठ जाइए, इसमें इतनी अच्छाइयां है, बता दें। लेकिन उनको नहीं है मालूम, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें बहुत कुछ नुकसान होना है, क्योंकि कई चीजों को देख लीजिए, उन्होंने सरकार ने बहुत सारी कोशिश किया। एक उदाहरण हमारे आदरणीय बड़े नेता जी का इस पे से अगर आप कभी पूछेंगे तो सिद्धू साहब उसमें बताएंगे, क्योंकि वो रेलवे से ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं, उनके इस पे से अभी आपको जानकारी में कि रेलवे में जबरदस्ती बीएमएस यूनियन को वहां पे बिल्कुल उसको सर बनाना चाहिए, उसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई। लेकिन आप बैलेट पेपर पे जब वोटिंग कराई गई तो जहां थे वहीं के वहीं हो गए। अभी कोयला उद्योग में भी बैलेट पेपर में वोटिंग हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि कौन सा संगठन कितने पे है। और ये जो 4 कोड आएगा, 51% मेंबरशिप जिसकी होगी उसी को अधिकार रहेगा। तो उस समय बीएमएस को पता चल जाएगा कि जब बैलेट पेपर पे वोटिंग करने की बात आएगी तो 51% में हिंदुस्तान में किस कोने में बीएमएस रहेगी उसको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए वो विरोध कर रही है, लेकिन खुलेआम सरकार का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार यादव जी आपसे। और शिव कुमार यादव जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप कोल सेक्टर के एक बहुत ही सक्रिय और आक्रामक लीडर के रूप में जाने जाते हैं, जो मजदूरों के हित में लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और हम शुभकामनाएं देंगे कि आप इसी तरह से मजदूरों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत